नमस्कार, प्रदेश के चर्चित डिबेट शो आज के फाइट में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आज बात सेना के शौर्य की, क्योंकि 78वां सेना दिवस पहली बार दिल्ली और आर्मी कैंट से बाहर राजधानी जयपुर में मनाया गया। राजस्थान की धरती से दुनिया ने भारत का शौर्य देखा, जहां से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने दुश्मन देशों को सीधी चेतावनी दी और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सेना के शौर्य और पराक्रम की प्रशंसा करते हुए कहा कि 2047 तक भारतीय सेना दुनिया की सबसे ताकतवर आर्मी बनेगी। ऐसे में सवाल साफ है, क्या भारत किसी भी चुनौती का माकूल जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है? और जवाब भी उतना ही साफ है कि आज भारत सिर्फ चेतावनी नहीं देता, जरूरत पड़ी तो एक्शन लेने से पीछे भी नहीं हटता। भारत की हुंकार तेज है और उसके पीछे एक पूरी तरह से तैयार भारतीय सेना खड़ी हुई है। विस्तार से आज इसी पर चर्चा करेंगे। पहले रिपोर्ट। भारत की तरफ से संदेश साफ है, हुंकार भी और तैयारी भी। ये तस्वीरें सिर्फ ताकत की नहीं, ये तस्वीरें भारत के इरादों की है। सेना दिवस पर थल, जल और नभ तीनों मोर्चों पर भारतीय सेना पूरी तरह अलर्ट है। शौर्य की धरती राजस्थान से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सीधी चेतावनी दी। कहा कि युद्ध की तारीख पहले से तय नहीं कर सकते हैं। युद्ध 4 दिन चलेगा या 4 साल तक चलेगा, कोई नहीं जानता, लेकिन भारत को लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहना होगा। फ्यूचर वॉरफेयर, तो ये मैं आपको दूसरा आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि भारतीय सेना समय के साथ अपने आप को बदलती रहेगी और उभरती शक्ति में जो बदलाव लाने हैं उसको लाती रहेगी। इतिहास गवाह है, भारतीय सेना ने हर बार कायरतापूर्ण कार्रवाई का मुंहतोड़ जवाब दिया। इधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी जयपुर में इतिहास के एक स्वर्णिम अध्याय के साक्षी बने और कहा कि राजस्थान वीरता की भूमि है। ये धरती हमेशा साहस और दूरदर्शिता का प्रतीक रही है। जब तक आतंकी सोच खत्म नहीं होती, तब तक शांति के लिए हमारा यह प्रयास लगातार चलता रहेगा। मैं राजस्थान की इस वीर धरती से की मैं घोषणा कर रहा हूं। सरकार का भी स्पष्ट स्टैंड है, देश की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं। डिफेंस सिस्टम मजबूत हुआ है, मॉडर्न हथियार, स्वदेशी ताकत और निर्णायक नीति, यही है आज का नया भारत। दुनिया भी देख रही है, भारत अब सिर्फ सुनता नहीं, जरूरत पड़ी तो सीधे और सटीक जवाब देता है, क्योंकि भारत की हुंकार सिर्फ शब्द नहीं, पीछे खड़ी है एक तैयार और ताकतवर सेना। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। तो आज भारतीय सेना के शौर्य को, पराक्रम को और भारत की सेना की ताकत को पूरी दुनिया ने जयपुर से देखा। जयपुर के आपको बता दें कि जयपुर में भव्य आयोजन और जहां पर सेना की जो परेड और उसके साथ साथ वीरता और पराक्रम का प्रदर्शन भी हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में, और इस दौरान आर्मी जो स्टाफ है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उपेंद्र द्विवेदी, उन्होंने बड़ी बातें भी कही। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कि भारत की सेना बदलते हुए माहौल के मुताबिक कितनी बदल रही है और कितनी और ज्यादा ताकतवर। चूंकि रक्षा मंत्री ने कहा कि 2047 तक दुनिया की सबसे ताकतवर आर्मी भारतीय सेना बनेगी। उनका बयान भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए खास मेहमान जिनका परिचय मैं आपसे कर रहा हूँ, हमारे साथ हैं लक्ष्मीकांत पारिक, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, डॉक्टर सुमित गर्ग हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, और कुछ और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जैसे जैसे जुड़ेंगे उनको मिलेंगे। फिलहाल आप दोनों का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले शुरुआत पारिक साहब मैं आपसे करूंगा। बदलता हुआ भारत और भारत की सेना, हम सबको अपनी सेना पर गर्व है, और आज चूंकि रक्षा मंत्री ने जिस तरीके से कहा कि भारतीय सेना 2047 तक दुनिया की सबसे ताकतवर आर्मी बनेगी, किस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं भारत के शौर्य को सलाम करता हूं। आज राजस्थान की इस वीर भूमि से जिस प्रकार से सेना ने अपनी शौर्य का परिचय दिया, कैंट से निकलकर आज राजस्थान की सड़क पर और राजस्थान के स्टेडियम पर जिस प्रकार का प्रदर्शन आज भारतीय सेना ने किया, वह अपने आप अनूठा है।
भारतीय सेना ने आज राजस्थान की इस भूमि से पूरे विश्व को यह दिखा दिया कि कोई भी जंग हो तो भारत की सेना उसके लिए सदैव तैयार है। माननीय उपेंद्र द्विवेदी जी का वक्तव्य, माननीय राजनाथ जी का वक्तव्य इस बात की मोहर लगाता है कि भारत की सेना आज विश्व की सबसे प्रमुख सेनाओं में से एक है। आपने देखा होगा पिछला एक कालखंड जो रहा, चाहे वे एयर स्ट्राइक के माध्यम से रहा हो या ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से रहा हो, भारत की सेना ने जिस प्रकार का शौर्य का परिचय दिया है वह अनूठा रहा है। भारत की सेना का शौर्य का परिचय वर्तमान स्थिति में नहीं है, मैं कहता हूं भारत की सेना का शौर्य का परिचय 1971 में भारत के देश की सेनाओं ने दिया था। उससे पूर्व भी जब युद्ध हुआ तो चाइना के युद्ध के अंदर भी राजनीतिक हार हुई थी, भारत की सेना के शौर्य की हार नहीं हुई थी। भारत ने लगातार युद्ध को जीतने का काम किया और इसी आधार पर आज माननीय राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत की सेना 2047 में विश्व की सबसे बड़ी सेना होगी। ये बात बिल्कुल सत्य है। ये बात इस प्रकार सत्य है कि आज भारत ने अपने आयुधों का निर्माण खुद ने शुरू कर दिया है। आज ब्रह्मास्त्रों, अर्जुन टैंकों या जिस प्रकार सूर्यास्त्र हो, जिस प्रकार के टैंकों का निर्माण, आयुधों का निर्माण, राइफलों का निर्माण और अन्य अन्य क्षेत्रों में चाहे वो किसी वेपन्स का इस्तेमाल हो अथवा मैं कहूं कि वर्दी की आवश्यकता हो, ये सभी पर भारत अपने आप पे आत्मनिर्भर बन गया है। आपको इस समय याद होगा कि ठंड के कड़कड़ाती ठंड के लिए भी भारत की सेना के पास उन जूतों की व्यवस्था नहीं थी जो जूतों की आवश्यकता उन्हें वो करती थी। आज बड़ी सुखद स्थिति की हिंदुस्तान की धरा पर उन जूतों का निर्माण भी होता है, सेना उसका लाभ भी ले रही है। आज हिंदुस्तान की सेना किसी चीज की आवश्यकता मोहताज नहीं है कि इसके देश के कारण मोहताज हो। आज भारत जिस प्रकार से आत्मनिर्भर सैन्य शक्ति के रूप में होता जा रहा है, जिस प्रकार से चाहे उसको आप ये कहें कि हेलीकॉप्टर का निर्माण करना हो, जिस प्रकार ड्रोन्स का निर्माण करना हो, जिस प्रकार से डॉग ड्रोन्स का निर्माण करना हो, ये सभी निर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बढ़ रहा है। और पिछले 10, 11, 12 वर्षों में भारत ने जिस प्रकार से भारत की सेना के बजट में तेजी लाई गई है, भारत की सेना ने चाहे चाइना के अंदर युद्ध की स्थिति बनी हो तो भारत की सेना ने अपने शौर्य को दिखाने का काम किया, लेकिन शौर्य के पीछे बड़ी राजनीतिक इच्छा शक्ति का परिणाम भी है। यह सेना वही है जो 64 युद्ध के समय चीन की सेनाओं के साथ हुआ करती थी। तब चीन की सेना की हार, भारत की सेना की हार नहीं हुई थी, भारत की राजनीतिक शक्ति की हार हुआ था। यह भारत की राजनीतिक शक्ति का परिणाम है कि ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से राजनीतिक क्षेत्र में जाकर भारत की सेना को राजनीतिक लोगों ने भारत की सेना को खुले हाथ दे दिया और आतंकवादियों को सफाई करने का काम किया। भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान में जाकर 100 से अधिक आतंकवादियों को मारा, उनके कई सारे ठिकानों नष्ट करने का काम किया। ये भारत की सोने का शौर्य नहीं तो और क्या है। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम की घटना, जिस पर घटना बनी, वो घटना को 22 अप्रैल की घटना को जिस प्रकार से पूर्ण देश में आतंक फैला और उसके बाद 7 मई को की सुबह और 8 मई की रात को जिस प्रकार से भारत के शौर्य का परचम फहरा, मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाने वाला विषय हो सकता है जी। और पाकिस्तान घुटनों पर आ गया, उसके डीजीआरएम को इस बात के लिए भारत के सामने आना पड़ा कि युद्ध की आप समाप्ति घोषणा कर दीजिए। भारत ने कहा युद्ध समाप्त नहीं होगा, ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। युद्ध नहीं है, ये ऑपरेशन सिंदूर है, ये तब तक जारी रहेगा जब तक इस देश में आतंकवाद के लोग आतंकवाद फैलता रहेगा। तो आज माननीय राजनाथ सिंह ने इस बात की मोहर लगा दी। माननीय प्रधानमंत्री ने जो 12/5/2025 को वक्तव्य दिया था कि ऑपरेशन सिंदूर जब तक समाप्त नहीं होगा, जब तक देश का आतंकवाद समाप्त नहीं होगा, इस पर मोहर लगाने का काम आज किसी ने किया है तो हिंदुस्तान के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी ने फिर से किया है। माननीय उपेंद्र द्विवेदी ने इस पर मोहर लगा दी है और मैं समझता हूं कि निश्चित मान के चलिए भारत की सेना तब तक चुप बैठने वाली नहीं है जब तक हिंदुस्तान की धरा से आतंकवाद का नाम निशान नहीं मिट जाता। जी, हमारे साथ दो और खास मेहमान जुड़ गए हैं। पारिक साहब, मैं वापस भी आपके पास आऊंगा। संजीव श्रीवास्तव साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं, और साथ ही साथ रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। आप दोनों का भी बहुत सारा अभिनंदन, बहुत स्वागत। और आपके पास आऊं उससे पहले एक टिप्पणी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं डॉक्टर सुमित गर्ग। गर्ग साहब, कैसे देखते हैं आज आर्मी डे और इस पर भारत की सेना का शौर्य पराक्रम और जो गुलाबी नगरी जयपुर की धरती से पूरी दुनिया ने देखा? हेमंत जी, सबसे पहले तो आज सेना दिवस के अवसर पर मैं इस देश की महान सेना को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, हमारे वीर सैनिकों को बधाई देता हूं, शहीद सैनिकों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूं, सेना के शौर्य पराक्रम को सलाम करता हूं। निसंदेह इसमें कोई दो राय नहीं। आज जनरल द्विवेदी ने जो बात कही कि हम एक लंबे युद्ध की तैयारी कर रहे हैं और हम एक लंबा युद्ध लड़ रहे हैं, बिल्कुल
हम दो मोर्चों पे हेमंत जी बहुत अरसे से लंबा युद्ध लड़ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने देखा किस तरह की परिस्थितियां इस देश में पैदा हुई। हमारे देश की जहां तक सेना की बात, हेमंत जी इसमें कोई दो राय नहीं, दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेना है, पराक्रमी वीर सेना है। इस देश की सेना ने आज तक कई युद्ध लड़े, 48 में लड़ा, 65 में लड़ा, 71 में लड़ा, कारगिल में लड़ा, ऑपरेशन सिंदूर में लड़ा। लेकिन हमें मेरे को ये कहते हुए आज दुख हो रहा है सेना दिवस के दिन कि पहले जो 3 युद्ध थे, 48 का था, 65 का था और 71 का था, पाकिस्तान की धरती पर सेना थी और उसके बाद युद्ध के निर्णय हुए। लेकिन उसके बाद जब कारगिल का लो चाहे ऑपरेशन सिंदूर लो, सेना के हाथ आ गया। मैं नहीं कह रहा हेमंत जी, बिल्कुल ये मेरे बयान नहीं, ये तत्कालीन सीडीएस अनिल चौहान साहब के बयान कि हाँ हमें क्षति हुई क्योंकि हमें राजनीतिक छूट नहीं थी। हमारे साथी अभी बड़ी बड़ी बात कह रहे थे, सेना के अधिकारी कह रहे हैं राजनीतिक छूट नहीं थी। जो दूसरे अधिकारी थे शिव कुमार जी, जो इंडोनेशिया में हमारे डिफेंस अटैची थे, उन्होंने भी यही बात सुमित जी, ये कांग्रेस जमाने की बात कर रहे हैं क्या, 71 की बात कर रहे हैं क्या? मत बोलिए साहब, आप या 64 की बात कर रहे हैं, जब सेना के जब आपने चीन के सामने आपने सरेंडर कर दिया था, उस समय बात करवा रहे हैं? नेहरू के जमाने की बात कर रहे हैं? ये तो भारत की सेना का शौर्य को सलाम करता हूं मैं और राजनीतिक शक्ति को सलाम करता हूं जिसने इस देश की सेना को बिल्कुल छूट दे दी। आप किस प्रकार की बैठ के बात करते हैं? आपको शर्म आनी चाहिए कि 71,000 सैनिक आपने छोड़ दिए 71 में बिना कुछ नहीं। काले चिट्ठे दिखाने चालू कैसी बातें करते हैं आप? गर्ग साहब इतने समझदार आप नहीं हो, क्यों राहुल गांधी बन जाते हो आप सारे के सारे? विद्वान मानता था मैं तो, आप तो राहुल गांधी बन गए भैया। कैसे राहुल गांधी बन जाते हो आप लोग सुमित जी? इतनी व्याकुलता सुमित जी, क्यों राहुल गांधी बन जाते हो आप? वायुसेनाध्यक्ष के बयान, क्यों राहुल गांधी बन जाते हो सुमित जी? हेमंत जी मैंने मेरा कुछ नहीं लगता है सुमित जी राहुल गांधी बनने की आदत पड़ गई आपकी। हर थाक पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुस्सा क्या होगा? हर थाक पे कांग्रेस में राहुल बैठा है, तेरा कांग्रेस तेरा क्या होगा रे कांग्रेस? वाह भाई वाह कांग्रेस, वाह सुमित जी, ऐसा विद्वान आदमी सुमित जैसा विद्वान आदमी राहुल गांधी बन गया। अरे इनकी विदेश नीति ने इस देश को दुनिया में अलग थलग छोड़ दिया है। आप ये देखिए, पहले हमारे सारे पड़ोसी हमारे साथ थे, हम केवल सुमित जी कब की बात कर रहे हैं? चाइना अपने जमाने की बात कर रहे हैं क्या? मुझे आप दोनों को देख करके लगता है कि आप सेना के समर्थन में नहीं, अपनी अपनी राजनीतिक नेताओं के समर्थन में ज्यादा खड़े होते हैं। हेमंत जी मैं तो मेरी बात कह रहा था, बीच में इन्होंने रोका। मैं तो अभी सेना अफसरों के बात कर रहे थे, आप तो अलग बात पे जा रहे थे, सेना के शौर्य की बात करते थे, सेना की बात कर रहे थे, आप तो अलग ही बात में अलग ही राहुल गांधी स्टाइल में चले गए थे। आप तो आप भूल गए थे कि आप सुमित करके, आपको याद दिलाना पड़ा कि आप सुमित करके राहुल गांधी नहीं है। क्यों राहुल गांधी की तरह ऐसी हरकतें करते हो आप लोग कि देश की जनता को आप शांति से हो जाए सर, को भी सामने ला रहा हूँ एक कि उन्होंने क्या कहा आपके आत्मनिर्भर आपके रक्षा मंत्री के सामने। ये तो इनके कि सब लोग राहुल गांधी बन जाते हैं। कुछ समझदार लोग कांग्रेस में सुमित गर्ग जैसे लोग ये भी राहुल गांधी बन जाते हैं ना। परेशानी इस बात की आती है, इस देश को शत्रुमुक्त बनाना चाहते हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आपको आपका आईना दिखाया जाएगा। तो मान लिया ना आपने राहुल गांधी शत्रुमुक्त के, मैं तो कह नहीं रहा, आप ही कह रहे हो राहुल गांधी के बारे में। राहुल गांधी ठीक है, आप सब मान लेते हो ना। क्या बात करते हो हेमंत जी? मैं फिर बात करता हूँ आत्मनिर्भरता की इन्होंने बात करी अभी 29 मई 2025। अच्छा, राहुल गांधी तो नहीं हो ना, राहुल गांधी तो नहीं हूं ना, गर्ग साहब राहुल गांधी तो नहीं हूं ना, ये तो बता दो ना एक बार, कह दो मैं राहुल गांधी नहीं हूं, परेशान हो रहे हैं। मैं राहुल गांधी जैसा भी नहीं हूं, ये कह दो ना आप, इस बात को कह दो मैंने राहुल गांधी हूं, मैं राहुल गांधी जैसा हूं, मैं राहुल गांधी जैसा बनना चाहता हूं। मैं तो विद्वान मान लूंगा आपको, मैं तो मानता हूं विद्वान हूं, लेकिन आप खुद राहुल गांधी बन जाते हो भैया। मैं को नहीं सिखाया जाता, भाजपा आरएसएस की पाठशाला में गैरत नहीं सिखाई जाती, फिर भी मैं कह रहा हूं सुन लो कि देश के वायुसेना अध्यक्ष वहीं से शुरू होती है, अनुशासन वहीं से शुरू होता है भैया। तुम्हारे तो अनुशासन है ही नहीं, उन्होंने आप तो अनुशासन जानते ही नहीं हो। नहीं ऐसे नहीं, गलत बात है। ये आपस में तो तरह की भाषा नहीं स्वीकार्य है सर। कभी 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 हमें अपने देश के लिए, अभी अपने सेना के लिए कभी कभी पॉलिटिकल अपनी इच्छाएं और उनको हितों को छोड़ करके हमें अपने देश के लिए भी खड़ा होना सीखना चाहिए। यही सच्ची देशभक्ति होगी। हमारे साथ दो खास मेहमान में वापस आता हूँ। संजीव श्रीवास्तव साहब, संजीव श्रीवास्तव साहब, एक टिप्पणी आपकी, कैसे आप इसे देख रहे हैं? आज उपेंद्र द्विवेदी जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, उनका बयान और उन्होंने जिस तरीके से कहा कि आर्मी डे परेड के जरिए हमने दुश्मनों को साफ संदेश दिया है
कि भारतीय सेना हर वक्त हर जगह किसी भी तरह के आक्रमण करने के लिए तैयार है। भविष्य की लड़ाई किस तरह की होगी ये हर दिन बदल रहा है। क्या भारतीय सेना भी उसी तरह से बदल रही है? हेमंत जी, सबसे पहले तो मैं आपके बड़े सम्मानित चैनल के माध्यम से हमारी सेना को, बहादुर जवानों को जो कि कठिन मोर्चे पर राष्ट्र की रक्षा की जिम्मेदारी संभाले हुए हैं, उनको अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और मैं इस दिन उन सभी ऐसे जवानों को भी अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहूंगा कि जिन्होंने पूरे राष्ट्र के लिए अपनी सुप्रीम सेक्रीफाइस दी है, और मैं उनको सल्यूट करता हूं। देखिए, ये जो आज का दिन है बेहद महत्वपूर्ण है। ये पूरे राष्ट्र के लिए एक गर्व का दिन है, और इस तरीके के दिवस पर ये जो राजनीतिक टीका टिप्पणियां करना मुझे नहीं लगता कि ये कहीं से उचित है। और ये पूरे राष्ट्र की सेना है, पूरे राष्ट्र का गौरव और अभिमान को बढ़ाने वाली है, सबकी रक्षा करने वाली है। आज हम यहाँ बैठ करके अगर शांति से ये सारी जो डिबेट डिस्कशन करते हैं, तीज त्योहारों को मनाते हैं, तो उसमें हमारी सेना का जो योगदान है उसको हमें हमेशा याद रखना होगा, और उनको उनका जो ड्यू है, उनको जो यथोचित से सम्मान है वो देना होगा। इतना कहने के बाद मैं अवश्य ये कहूँगा कि भारत के आसपास का जो परिवेश है या पूरा जो वैश्विक परिवेश है वो लगातार अनिश्चित होता जा रहा है, खतरे बढ़ते जा रहे हैं। भारत के जो एडवर्सरीज हैं वो बड़ी बड़ी तैयारियां, बड़ी बड़ी साजिशें भारत के विरुद्ध भी रच रहे हैं। दूर देशों से भी भारत के विरुद्ध अनेक तरीके की साजिशें रची जा रही हैं। आतंकवाद की चुनौती हो, एंटी इंडिया एक्टिविटीज हो, या अगर बड़े रूप में देखें तो चाइना का विस्तारवाद और पाकिस्तान का आतंकवाद की चुनौती आज भी भारत फेस कर रहा है। ऐसे में भारत के लिए ये नितांत आवश्यक ही नहीं बल्कि अनिवार्य है, अपरिहार्य है कि भारत अपनी सेनाओं को अधिक से अधिक मॉडर्नाइज करे, भारत अपने डिफेंस पोस्चर को सशक्त और मजबूत बनाए। और इस प्रक्रिया में मुझे बहुत गर्व के साथ मैं कहता हूं कि आज की जो सरकार है, प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व का ये जो नया भारत है, अपनी रक्षा की तैयारियों को लगातार मजबूत से मजबूत बनाता जा रहा है। और अब हम आज का जो नए भारत का जो विजन है वो सिर्फ ये नहीं है कि हम अपनी रक्षा के उपकरणों को बाहर से मंगाएं, बल्कि स्वयं अपने रक्षा के उपकरणों को हम डेवलप कर रहे हैं। सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस प्रोडक्शन, यानी कि रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को हासिल करने का हमारा जो लक्ष्य है उसको हम तेज गति से हासिल करते जा रहे हैं। अनेक बड़े इक्विपमेंट जिसमें कि एयरक्राफ्ट कैरियर्स, फाइटर जेट्स, तमाम मिसाइलें, अत्याधुनिक टैंक्स, और जाहिर है कि इसको हम स्वयं से आज बना रहे हैं। और आज न सिर्फ हम बना रहे हैं बल्कि मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड के विजन के साथ भी कार्य करते हुए अनेक हमारे जो एडवांस रक्षा के उपकरण हैं हम उन्हें मित्र राष्ट्रों को बेच भी रहे हैं, दे भी रहे हैं, निर्यात भी कर रहे हैं। और भारत एक डिफेंस एक्सपोर्टर के तौर पर भी आप एक बड़ी पहचान बना चुका है। आने वाले 2030 तक 50,000 करोड़ तक का डिफेंस एक्सपोर्ट को करने का हमारा लक्ष्य है, और जिसको कि हम हासिल करेंगे। और ये हमारी आर्थिक जो हमारी शक्ति है उसको बढ़ाने का भी कार्य कर रहा है। भारत को आज पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर भी जाना जाता है। पूरे विश्व में भारत आतंकवाद की चुनौती के संदर्भ में एक लीडर बन करके उभरा है। और जाहिर है कि आज का ये जो नया भारत है वो चाइना और पाकिस्तान जैसे एडवर्सरीज के विरुद्ध जो अपनी ताकत जिस तरह से दिखाई है भारत ने, चाहे वो डोकलाम या गलवान रहा हो या पाकिस्तान के आतंक की साजिशों के विरुद्ध वहां जाकर के उस टेरिटरी में अनेक सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर करने का विषय रहा हो, उसमें भारत ने अपनी प्रतिष्ठा हासिल की है। और इसके लिए हमारी जो सेनाएं हैं वो बहुत बहुत भोरी भोरी जो धन्यवाद के पात्र हैं, और उन्होंने शानदार पराक्रम अपना दिखाया है। साथ ही साथ मैं अवश्य कहूंगा कि हमारे जो रक्षा अनुसंधान के जो संगठन DRDO या बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो बॉर्डर के एरियाज के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के प्रोग्राम को चलाने वाले जो संस्थान हैं, उन्होंने भी बेहतरीन और शानदार कार्य किया है, वो भी बहुत बड़े बधाई के पात्र हैं। और आज आप देखिए तो चाहे वो भारत के डिफेंस इक्विपमेंट्स हो, चाहे वो बॉर्डर एरियाज का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम हो, सब तेज गति से टाइम बाउंड मैनर में आगे बढ़ रहा है। और भारत की जो डिफेंस पोस्चर और भारत की आज पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ बहुत ही सशक्त और मजबूत है। कोई एडवर्सरी भारत के ऊपर अगर कोई साजिश करने की उसने जरूरत की तो उसका मुंहतोड़ जवाब ये भारत देता है। ये जो भारत है प्रोएक्टिव तरीके से एडवर्सरीज को एंगेज करता है और उन्हें डिफीट करता है, ये बात भी बहुत स्पष्ट है। तो मेरा ऐसा मानना है कि भारत की जो सेनाएं और भारत का जो पूरा इस्टेब्लिशमेंट है, और सबसे बड़ी बात की जो इन इस्टेब्लिशमेंट को गाइड करने वाला हमारा आज का पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट है, ये जो नया भारत है
वो जाहिर है कि एक संकल्पबद्ध तरीके से कार्य करता है, और आतंकवाद हो, अतिवाद हो, कोई विस्तारवाद हो, सभी का मुकाबला भारत एक संकल्पबद्ध तरीके से करता है, एडवर्सरीज को मुंहतोड़ जवाब देता है। और इसी वजह से मेरा मानना है कि चुनौतियां भले से ही बहुत हों, लेकिन मेरा विश्वास है, मानना ही नहीं बल्कि मैं इस बात बहुत विश्वास के साथ कहता हूं कि आने वाले समय की जो भी चुनौतियां आएंगी भारत के ऊपर, उसको हम डील करने में समर्थ हैं, सक्षम हैं, संकल्पबद्ध हैं। लेकिन अंत में एक बात अवश्य कहूंगा कि इसकी जो जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की तो अपनी जिम्मेदारी पूरा कर ही रही है, लेकिन ये राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक की भी जिम्मेदारी है। उसमें विपक्षी दल भी शामिल हैं और प्रत्येक नागरिक उसमें शामिल है। ये बात मैं जरूर कहना चाहता हूं। बिल्कुल, पूरे राष्ट्र की जिम्मेदारी है। मेजर जनरल अनुज माथुर साहब, एक दो और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि भारतीय सेना 2047 तक दुनिया की सबसे बेहतर ताकतवर आर्मी बनेगी, और दूसरा जो जनरल द्विवेदी का बयान है, इन्हें कैसे देखा जाए और आज संदेश क्या, क्योंकि 78वीं आर्मी डे परेड का जिस भव्य तरीके से आयोजन राजधानी जयपुर में हुआ, महत्वपूर्ण बात है कि हमने क्या संदेश दुनिया को दिया है, कैसे हम बदल रहे हैं। जय हिंद हेमंत। सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल के माध्यम से आपके तमाम दर्शकों को भारतीय थल सेना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। संजीव जी का मैं बहुत कायल हूं और उनकी बात से पूरी तरह से मैं सहमत हूं कि एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है, और इस दिन पर हमको भारतीय सेना के जिस प्रकार से हमने अपना काम करके दिखाया है सेना ने, उसको कहीं ना कहीं देखने की आवश्यकता है। अब आपका प्रश्न हेमंत कि क्या, देखिए, किसी भी सेना को सशक्त होने के लिए और सर्वश्रेष्ठ सेना होने के लिए कुछ चीजों की आवश्यकता होती है। उसको सेना को आवश्यकता है लीडरशिप की, सेना को आवश्यकता है इक्विपमेंट की। मैं अक्सर कहा करता हूं कि सेना अगर कुछ चाहती है इस राष्ट्र से तो सिर्फ दो चीजें, सामान और सम्मान। आप से सामान, तो आज जो परिस्थिति बन करके आ रही है वो ये है कि हम आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। ये जनरल द्विवेदी ने बिल्कुल साफ तौर पर कहा है, और जब आपकी सेना आत्मनिर्भर हो जाती है और हो जाएगी, तब आप ऑटोमेटिकली सशक्तिकरण की तरफ पहुंचते हैं। क्योंकि आपको अपने, आज यूक्रेन में क्या हो रहा है हेमंत, उसकी वजह सिर्फ यही है कि यूक्रेन के पास अपना कुछ नहीं है और उसको हर चीज के लिए किसी न किसी के ऊपर निर्भर होना है, चाहे वो नाटो हो या अमेरिका हो या कोई भी हो। तो इसलिए ये आवश्यक होता है कि आप अपनी सेना की आत्मनिर्भरता को हासिल करें। 2 डिफेंस कॉरिडोर्स का बनना, एक तमिलनाडु में, एक उत्तर प्रदेश में, और लगातार रिसर्च एंड डेवलपमेंट में फंड का एलोकेशन होना, और उनको उसमें कुछ प्राइवेट पार्टीज का उसमें इन्वॉल्वमेंट करना, तमाम चीजें इस बात को दर्शाती हैं कि हम बहुत सीरियसली पूरी तरह से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। हेमंत, आत्मनिर्भरता डिफेंस में ऐसा नहीं है कि वो रातों रात होकर के आपके पास आत्मनिर्भरता आ जाएगी, लेकिन जिस प्रकार का सशक्त राजनीतिक आपको अध्यक्षता चाहिए, राजनीतिक, वो इसको बोलते हैं पॉलिटिकल विल, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आज ज्यादा प्रोनाउंस्ड है, और उसकी वजह से हम बहुत तेजी से रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी और इन चीजों में बहुत तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं। इसमें कोई राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। ये कभी ये नहीं कहा जा रहा है कि पहले नहीं था या आज नहीं है, लेकिन अब जिस प्रकार से प्रायोरिटाइजेशन किया गया है, जिस प्रकार से हमने उसको तवज्जो देनी शुरू करी रिसर्च एंड डेवलपमेंट को, जिस प्रकार से हमने सेनाओं को इन्वॉल्व करना शुरू किया है इन तमाम चीजों में, उससे इस सेना को ताकत मिलना बहुत ज्यादा तेजी के साथ शुरू हुआ है। और 2047 नहीं, मुझे लगता है उसके पहले भी हम एक बहुत सशक्त सेना के रूप में उभर करके सामने आएंगे। दूसरी बात होती है कि जब हम अपना डेवलपमेंट करते हैं, अपना प्रोडक्शन सिस्टम शुरू कर देते हैं, 3 प्रकार से उसका लाभ होता है। आपकी फॉरेन एक्सचेंज को सहारा मिलता है, वो खर्च कम होता है। उसके अलावा आप अपना इक्विपमेंट अपने देश में बना रहे हैं। एडवांटेज सबसे बड़ा यह है कि जो भी ऑफ द शेल्फ आप लाएंगे वो जिस प्रकार का है वो आपको मिलेगा, लेकिन जब आप उस इक्विपमेंट को स्वयं बना रहे हैं और उसमें यूजर शुरू से शामिल है, तो उसको उसकी
एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या है उस पर कॉन्स्टेंटली उसका इंप्रूवमेंट होता चला जाता है हेमंत, और उसकी वजह से हम अपने एनवायरनमेंट को सूट करने वाले मिलिट्री इक्विपमेंट को डेवलप कर सकते हैं। और ये जो परेड आप दिखा रहे हैं इसमें उसी प्रकार के मिलिट्री इक्विपमेंट के डेवलपमेंट करके और उसको दिखाया जा रहा है ताकि एक संदेश कड़ा जाए दुनिया के सामने कि भारतीय सेना दिन प्रतिदिन लगातार सशक्त होती चली जा रही है। और तीसरी बात होती है कि हम इससे इस प्रकार से डेवलपमेंट कर सकते हैं जिससे कि आप इसको निर्यात कर सकें, और उससे भी आपको आज आप देखें किस प्रकार से ब्रह्मोस हमने फिलीपींस को निर्यात करके दिया हुआ है। उसके अलावा बहुत सारे डिफेंस सेक्टर्स में हम एक्सपोर्टर बनते चले जा रहे हैं। एक बहुत बड़े डिफेंस एक्सपोर्टर के रूप में उभर करके भारतवर्ष सामने आ रहा है, तो उससे भी हमें आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा लाभ होगा, जिसको कि हम पुनः इसमें रिसाइकल करके और भारतीय सेना की शक्ति को बढ़ा सकते हैं। रिक्वायरमेंट सिर्फ यही है कि आपको एक सही सोच, सही विजन और सही डायरेक्शन मिले, और जो मुझे लगता है आज की तारीख में कहीं ना कहीं वो बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। जहां तक सवाल भारतीय सेना की परफॉर्मेंस का है, 47 से लेके आज तक सारी दुनिया को पता है भारतीय सेना ने किस प्रकार से क्या परफॉर्मेंस दिया है। उसको वो आज की तारीख में इशू नहीं है। इशू सिर्फ ये है कि किस प्रकार से दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, जो जनरल द्विवेदी ने भी कहा, डेवलपमेंट यानी कि आपका आत्मनिर्भरता, और दूसरा राजनीतिक इच्छा शक्ति। और मुझे लगता है दोनों का एक बहुत अच्छा समागम और दोनों का एक बहुत अच्छा समय आज की तारीख में हमको नजर आ रहा है। राइट सर, बहुत शुक्रिया मेजर जनरल अनुज माथुर हमसे जुड़ने के लिए और तमाम अपनी बात रखने के लिए। संजीव श्रीवास्तव साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर सुमित गर्ग आप भी हमारे साथ जुड़े, आपका भी शुक्रिया। लक्ष्मीकांत पारिक साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। ज़रूरत इस बात को है लेकर के है कि बदलते वक्त में, बदलते दौर में हम सबको सेना के नाम पर लड़ने की ज़रूरत नहीं है, सेना के साथ खड़े होने की ज़रूरत है, उसके शौर्य और उसकी ताकत को पहचानने की ज़रूरत है। हम सब एक हैं, यही और इसी संदेश के साथ जय हिंद।